हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्लास 8th में आपका आज क्या हम करेंगे, चैप्टर जो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मैं पहले बात भी अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। क्लास 8th में क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है करेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एक कोशिकीय जंतुओं के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको चुनना है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स tissues work in coordination to perform different functions. Unicellular organisms do not require food. Unicellular organisms respire and reproduce, or all unicellular organisms move by cilia. अब इसका सॉल्यूशन आंसर आप सभी को पता है। हम पहले ऑप्शन की बात कर लें। Unicellular are single-celled organism where single cell performs basic functions such as respiration, digestion and reproduction also. तो जो ऑप्शन नंबर ए है, सभी एक कोशिकीय जीव जंतु जो होते हैं वो एक ही कोशिका से अपने जीवन से जुड़े हुए सभी कार्य यानी कि उनके सारी लाइफ प्रोसेसेस, उनकी सारी जैव प्रक्रम की जो प्रक्रियाएं हैं, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि श्वसन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रियाएं इसी एक ही कोशिका से, उत्सर्जन की प्रक्रिया एक ही कोशिका से परफॉर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल पे के तौर पे बच्चों हम बात करें, मतलब ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल लें तो हमेशा हमेशा याद रहेगा। मान लीजिए कि एक ऐसी फैमिली है जिनके पास केवल एक एल्टो कार है और एक ऐसी फैमिली जिसके पास बहुत सारी कारें हैं। तो जिसके पास बहुत सारी कारें हैं वो बहुत सारी कार्स यूज करेगा अपनी ट्रैवलिंग के लिए, और जिसके पास केवल एक है वो कितने भी काम करने हैं उनको, लेकिन उसी एक कार का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल वैसे ही जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं, काम चाहे जितने हों, सारे काम वो एक ही कोशिका से कर लेता है। जैसे बहुत सारे कारों वाला आदमी जो है, एक कार बच्चे को छोड़ने जा रही है, एक कार से मालिक साहब खुद जा रहे हैं, एक कार से उनकी वाइफ जा रही हैं, और अगर हम उस एल्टो गाड़ी वाले की बात कर लें जो एक कोशिकीय जिसको हम कह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक ही कार से खुद भी जाएगा, बच्चे को भी लाएगा, पत्नी को भी छोड़ेगा, मतलब सुविधा साधन जितने हैं। तो यूनिसेलुलर जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनके पास साधन ही एक ही कोशिका का है, तो उसी एक कोशिका से ही उनको अपने सारे काम करना, हम कह सकते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं उनके पास, तो एक ही कोशिका से सारे काम वो कर लेते हैं। अब इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए क्या है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए गलत है, बिकॉज टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह होता है। इन यूनिसेलुलर देयर विल बी ओनली वन सेल, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। हम चर्चा ये करेंगे, केवल आंसर ही नहीं बताऊंगी मैं कि कौन सा सही आंसर है, बल्कि कौन कौन सा गलत है और क्यों गलत है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिक्वायर फूड। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भोजन की जरूरत हर किसी को सर्वाइवल के लिए होती है और उन्हें भी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो रॉन्ग हो गया, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल लाइक एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। थर्ड ऑप्शन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। ये ऑप्शन आपका सही है, आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन है। और डी ऑप्शन जो है, डिफरेंट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मूव बाय सीलिया। तो डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कुछ सीलिया का यूज करते हैं,
जैसे हम पैरामीशियम बोलते हैं, कुछ यूज करते हैं स्यूडोपोडिया का। तो अलग अलग लोकोमोशन के लिए, अपने अलग अलग मूवमेंट के लिए अलग अलग पार्ट्स का यूज करते हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विद आवर नेकेड आईज बिकॉज, ज्यादातर कोशिकाएं जो हैं उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों? ऑप्शंस, ऑर्गेनिजम्स आर जनरली यूनिसेल्युलर। ऑप्शन नंबर बी, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ऑप्शन नंबर सी, सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी। और ऑप्शन नंबर डी, सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज। अब सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, लेकिन गलत तीनों कैसे है उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी। क्योंकि सेल्स जो है वो कैसी होती हैं? सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सेल्स जो है वो सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी को पता है कि जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका है। whose size is very small, जिसका आकार बहुत छोटा होता है, to be seen by our naked eyes, मतलब जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सेल वेरीज फ्रॉम नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर। जो साइज की बात हो रही है, आपको मीटर किलोमीटर आप सभी ने सुना होगा, उससे भी छोटे छोटे बात करें हम तो सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर और उससे भी छोटा होता है नैनोमीटर। तो सेल्स जो है वो नैनोमीटर में होती हैं, कुछ माइक्रोमीटर में होती हैं, विच रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज, जिनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली जाती है। हेंस दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। एक कोशिका ऐसी है कि जिसे आप अपनी आंख से देख सकते हैं। लार्जेस्ट सेल जो शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच का एग जो है वो एक सिंगल सेल है, एक कोशिका ही है और सबसे बड़ी कोशिका है संसार की। तो अंडे को तो हम देख सकते हैं, और बहुत बड़ा जो अंडा है वो सिंगल सेल होता है, एक बहुत बड़ी कोशिका है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। तो ये सबसे बड़ी होती है। जनरली सामान्य तौर पे जो कोशिकाएं होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ठीक है। तो अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों को तो अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया होगा आई थिंक, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सभी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। ए में है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर बी में है सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी में है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और क्रोमोसोम। और ऑप्शन नंबर डी में है सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है टर्म्स के हिसाब से कि एक एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आंसर में तो आपको मैंने पहले ही लिख दिया है, उसको आप टिक तो लगा लेंगे, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो यदि सही है तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत कैसे है उसके बारे में भी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर इसका सही है, लेकिन जो बच्चे एग्जाम में जाएंगे वहां पर आपको कोई आंसर बताने वाला नहीं होगा। अभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाने वाले सेशन में तो आंसर बताएंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में होंगे तो एग्जाम में आपको आंसर नहीं बताया जाएगा। तो आपको चारों ही ऑप्शंस मिलते जुलते से लगेंगे, काफी चीजें इसमें कॉमन होंगी। तो कैसे याद रखेंगे, कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए आपको अगर ये पता होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तभी आप कौन सा ऑप्शन सही है इसका अंदाजा लगा पाएंगे।
तो ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की। विद द रेफरेंस ऑफ एन एनिमल सेल क्या क्या चीजें होती है, तो ऑप्शन नंबर ए प्योरली रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है। जिसका पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, सभी बच्चों को पता है ना। अगर नहीं पता तो ये चीज एकदम याद कर लेंगे, कभी ये फैक्ट नहीं चेंज होगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल पाई नहीं जाती, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो गया रॉन्ग। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। पौधों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी हुई होती है वो नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग क्यों है? क्योंकि बात हो रही है एक एनिमल सेल की और ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, राइबोसोम लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, लेकिन काम बिगाड़ दिया किसने? क्लोरोप्लास्ट ने। तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहीं जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, हरित लवक नहीं पाया जाता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, हेंस द आंसर इज C. Option number A and B are wrong because they have cell wall which is present only in plant cell, and option number D is wrong because it has chloroplast which are present in animal cells. तो इसलिए आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर C हो गया। तो ये 3 क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा कर ली। अगले क्वेश्चन हम 4th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4th क्वेश्चन है which one of the following term is not a part of the nucleus? Ribosome, chromosome, nucleolus, gene। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन आपका आंसर नंबर ए जो है राइबोसोम वो सही है ना। लेकिन सही कैसे है आपको जब पता होगा कि जो तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं तो फिर सही। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस का पार्ट कौन सा ऑर्गेनेल नहीं है, तो जो ऑर्गेनेल है उसको नहीं लिखना, जो ऑर्गेनेल न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स दैट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, और राइबोसोम्स आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर लेयर पर भी पाए जाते हैं। जब आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो वो रफ क्यों होती है? राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण ही वो रफ होती है। तो जो ये ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सभी को पता। तो न्यूक्लियस वो किस चीज के बने हुए होते हैं? जीन्स के बने हुए होते हैं, ये भी आपको पता। न्यूक्लियोलस जो है वो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रिका कहलाता है। न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस विच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब आपको सारी जानकारी है तब आप जान पाएंगे कि राइबोसोम का न्यूक्लियस के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम नाम की संरचना नहीं पाई जाती। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोम्स का न्यूक्लियस के अंदर कोई मतलब नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको नोट करेंगे, उसके आंसर पे टिक लगाएंगे, और समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, इसको आप चाहें तो नोट करें और चाहें तो ना नोट करें। अगर समझ में आ गया हो अच्छे से तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन को, आप केवल क्वेश्चन और आंसर को सही करेंगे। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैट हमेशा ओपन रहता है आपका, जब भी
चल रहा होता है ये सेशन, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लासेस में उपस्थित बच्चे हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे, आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ सुटेबल टर्म फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल इज। अलग अलग अंगक जो होते हैं एक कोशिका के, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी सेल ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम्स और ऑप्शन नंबर डी जीन्स। तो आंसर क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। एक सुटेबल टर्म पूछा जा रहा है कि अलग अलग जो कंपोनेंट ऑफ सेल्स हैं उनके लिए एक सही जो सुटेबल टर्म है वो क्या यूज होता है? तो वो होता है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। अब ऑप्शंस ए, सी और डी गलत क्यों हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टिश्यू, और टिश्यू जो होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। टिश्यूज जो हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बने हुए समूह हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हैं? ऑप्शन नंबर सी देखें। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कंस्टिट्यूट्स ऑल द जीन्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कैसे हैं? ये उलझे हुए धागों की संरचना जैसे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो जीन्स से मिल करके बनते हैं। और इनके स्ट्रक्चर के बारे में अभी छोटी क्लास में हैं आप लोग, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो बहुत ब्रीफ में आपको पढ़ना पड़ेगा क्रोमोसोम्स और जीन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है, कैसे ये बनते हैं, क्या संरचना होती है, कौन कौन से केमिकल्स से मिलकर बनते हैं। जीन क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जो जंतु हैं उनमें, जैसे चलो हम इसको दैनिक जीवन से जोड़ लेते हैं। हम अपने ही घर में बात करें, आपने बहुत बार, सभी बच्चे क्लास 8th में हैं तो इतना तो आपने बहुत बार आपने सुना होगा कि मेरा बेटा बिल्कुल अपने पापा पर गया है, या मेरी बेटी बिल्कुल अपनी दादी पर गई है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या रीजन है? तो कुछ ऐसा जरूर कारण है बच्चों, जिस कारण से जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से, दादा दादी से, नाना नानी से, पापा मम्मी से अगली पीढ़ी में, यानी कि बच्चे में, नाती में, पोते में ट्रांसफर हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे दादी जी का जीन्स, दादाजी का जीन्स पिताजी के अंदर है, और पिताजी और माताजी का जीन्स जो है वो उनके बच्चे के अंदर है। तो आया तो अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप कहाँ से? दादा दादी से, या दादा दादी के अंदर उनकी पिछली पीढ़ी से, उनकी पिछली पीढ़ी के अंदर उनकी पिछली पीढ़ी से। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं, चाहे वो अंदरूनी लक्षण हो, चाहे वो बाह्य लक्षण हो, इवन रोग बीमारी भी ट्रांसफर हो जाती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपकी फैमिली की हिस्ट्री तो नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताइए। कभी अगर डायबिटीज किसी का निकलता है तो पूछा जाता है कि आप अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताइए। आपकी फैमिली हिस्ट्री में तो किसी को नहीं था डायबिटीज, मतलब शुगर की बीमारी नहीं थी। तो अगर कहा जाए कि हाँ मेरे पिताजी को थी या मेरे दादाजी को थी, तो हाँ, फिर तो कोई मतलब, तब तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि आपको ट्रांसफर हो गया, उस पीढ़ी से आपको ट्रांसफर हो गया। अगर आप रहते हैं उचित तरीके से तो ठीक है, अदरवाइज वो आपके ऊपर असर कर देगा। तो उस चीज को हम कहते हैं जीन्स, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ने ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और जीन्स जो है वो डीएनए से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये शब्द आज के समय में आपके लिए नए नहीं हैं, लेकिन
केवल इनको समझने के लिए आपको और बड़ी क्लास में आना होगा, और बड़ी क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो आप सारी चीजें, ये सारी चीजों के बारे में, डीएनए का भी स्ट्रक्चर आपको ब्रीफ में बताया जाएगा, है ना। तो अभी केवल ये जानेंगे कि क्रोमोसोम्स जीन्स के बने हुए होते हैं और जीन्स जो है वो डीएनए के बने हुए होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया है, जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो, बिना झिझक चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, that is the jelly like fluid substance present in cells is called, जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस जो होता है, कोशिका के अंदर मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है साइटोप्लाज्म। अब आंसर में है साइटोप्लाज्म। कैसे ए, बी और सी रॉन्ग है हम उसके बारे में बात कर लेंगे, तभी तो हम ये जान पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म जो है वो सही है। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो कोशिका होती है, तो कोशिका में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके और केंद्रक के बीच में, यानी कि जो बाहरी लेयर है उसके और केंद्रक की बाहरी लेयर के बीच में जो जगह होती है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सेल ऑर्गेनेल्स एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक फ्लूइड हम कह सकते हैं। जैसे कंसिस्टेंसी जिसकी होती है, हम जैसे खूब गाढ़ा शहद हम बात कर लें, खूब गाढ़ा सा शहद, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते रहते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, जिसके बारे में चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो बहुत ब्रीफ में मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया और समझाया था, और आप अपनी कॉपी में सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया था। तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी सभी बच्चे करते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो नोट करें और चाहें तो ना भी नोट करें। अगर समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से कि भूलना नहीं है, तो आप नहीं नोट करें। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है, आप बाद में भूल जाएंगे एग्जाम के टाइम में, तो आप इसको नोट कर ले, क्योंकि रटने से आपको क्वेश्चंस एग्जाम के टाइम पे डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन नोट कर सकते हैं सभी बच्चे अपनी कॉपी में। हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मॉस एंड स्पॉन्ज, yeast and amoeba, bacteria and blue green alga, और पेनिसिलियम एंड स्पाइरोगाइरा। तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं बच्चों जिनके आपने कभी नाम सुने होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं सुने होंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको ध्यान से देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है। हम बात करें जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, आद्य कोशिकाएं और यूकैरियोट्स जो डेवलप्ड कोशिकाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा, ये आपका सही है आंसर। ये आपका प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं। अब ये तीनों नहीं करते हैं तो उनके बारे में हम समझ लेंगे बच्चों। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, है ना। जो आपके और सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मॉस है, स्पॉन्ज है, ईस्ट है, अमीबा है। अमीबा प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ईस्ट जो है वो यूकैरियोटिक है। पेनिसिलियम क्या है आपका? फंगी है, जो कवक की श्रेणी में आ जाता है ना। तो इसमें से जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है प्रोकैरियोट्स का वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। आई बच्चा, सब बच्चों के बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स।
हम फॉलोइंग टर्म्स को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद उस पेयर को सेलेक्ट करेंगे जो लक्षणों के इनहेरिटेंस में यानी कि वंशागति में के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी है क्रोमोसोम एंड जीन्स। आंसर है आप सभी का बच्चों क्रोमोसोम एंड जीन्स। अभी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके का था। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स ये जो हैं वो लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और जीन्स आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स विच कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम्स हैं वो जीन्स के बने हुए होते हैं और जीन्स जो हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं। तो इसलिए क्रोमोसोम्स और जीन्स यही दोनों इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हेल्प करते हैं, वही उत्तरदायी होते हैं, वही ये काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है सभी बच्चे नोट करेंगे, उसका सॉल्यूशन पर टिक लगा लेंगे और एक्सप्लेनेशन अगर याद नहीं हुआ, अगर एकदम समझ में नहीं आया तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ भी लेंगे मुझसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी बच्चे। आई थिंक आप सबने क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया होगा बच्चों। क्वेश्चंस जो हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपका जो स्टडी का लेवल है वो चेक करते हैं। जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया है ना, पाठ आपने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है, आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो आपने पढ़े, याद हो गए। लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं तो उतना अच्छे से पॉइंट्स को नहीं पढ़ते। तो जो ये बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं, जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपने कितने ध्यान से वो चैप्टर पढ़ा था। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कर पाते हैं तो क्या होता है, समझ में आ जाता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो ये अपना सभी बच्चे अपने आप को खुद चेक कर लेंगे कि क्या आंसर जो आपके दिमाग में है और जो स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है दोनों सेम है या कहीं डिफरेंस है। अगर आपके दिमाग ने गलत आंसर बताया है और स्क्रीन में जो आंसर है वो दूसरा है तो इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि गलत ऑप्शन और सही ऑप्शन में बच्चों फर्क मैं भी जब पढ़ती थी तो मुझे भी समझ में नहीं आता था। मैं जब आपकी जगह पे अपने आप को रखती हूँ तो सोचती हूँ, क्योंकि एज अ टीचर तो हमें आता है, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। ऑप्शन नंबर A B C D लगता है तो सब एक जैसा ही है, कुछ फर्क ही नहीं समझ में आता, कंफ्यूजन हो जाती है या पढ़ते हैं तो याद नहीं होता। इसलिए ही कहा जाता है कि साइंस जो है उसको समझ के पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन का चुनाव करना है इसमें आपको। ऑप्शन नंबर ए में स्टेटमेंट दिया गया है जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी chromosomes are located in the nucleolus और ऑप्शन नंबर डी सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस। अब जिसने नहीं पढ़ा वो तो पहली चीज समझ ही नहीं पाएगा, जिसने पढ़ा है वो भी कुछ कंफ्यूज रहेगा, जिसने अच्छी तरह से समझ के पढ़ा था उसको ही याद रहेगा कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, मतलब जीन्स से ही क्रोमोसोम्स बने होते हैं। तो जीन्स क्या हैं, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स। और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन सेल्स बट नॉट सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। उल्टा केंद्रक कोशिका के अंदर होता है, ना कि केंद्रक के अंदर कोशिका होती है ना। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो तो एकदम गलत है, उसमें लिखा हुआ है सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, वो गलत है। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ना कि न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नॉट
सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, इसमें लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के बाहर जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसा इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो ये एकदम गलत है। न्यूक्लियस के बाहर आप सबने, मैंने आपको न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था, डायग्राम भी बना के समझाया था। तो न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है और सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है इसलिए ये आंसर है रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए, आंसर इज ए, जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स। और इसका एक्सप्लेनेशन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो भी नोट करेंगे, ताकि 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में आ गया है वो भी नोट कर लेंगे, ताकि आपको बाद में जब आप रिवाइज कर रहे हों तो आपको भूले नहीं। बच्चों, आज के सेशन में सेल चैप्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए आप सभी ने। आज की क्लास में इतना ही। जो क्वेश्चंस किए मैंने आपको आंसर भी बताया है और उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया कि ऑप्शंस जो गलत हैं तो वो गलत क्यों हैं और सही आंसर आप कैसे पहचानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।